नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत के अंदर स्वामित्व के आधार पर दो क्षेत्रों में इनको बांट देते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, या फिर उन दोनों को मिलाकर सरकारें काम करती है। शुरुआत में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत में हम निजी हाथों में कुछ दे नहीं सकते थे, क्योंकि निजी हाथों के पास इतने पैसे नहीं थे। दूसरी चीज़ कि सरकार उनके ऊपर रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके पहले जो अंग्रेजों का दौर हमने देखा था वो काफ़ी मुश्किल दौर था भारतीयों के लिए, जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनसे उनके बैल छीन लिए गए, हल छीन लिए गए। किसानों की दुर्दशा तो जैसे मार ही दिया गया हो ऐसे कर दी गई। इसलिए जो लोग इस देश को आज़ाद करा के लाए, जितने भी सारे लोग थे, वो चाहते थे कि हमारे हाथों से ही ये देश बने और अच्छा बनाया जाए इस देश को। तो यही समझ थी। इसलिए हमने ना तो समाजवाद को अपनाया, ना अपने पूंजीवाद को अपनाया। हमने निश्चित अर्थव्यवस्था को अपनाया और उसी के साथ हम आगे बढ़े। स्वतंत्रता के दौर के बाद जब हम आगे बढ़े, तब हमने देखा कि जो भिलाई जैसे स्टील कारखाने हैं सरकार के द्वारा शुरू किए गए, जो बांधों का निर्माण है सरकार के द्वारा शुरू किए गए, जितनी भी जो रेलवे लाइन है सरकार के द्वारा बिछाई जाने लगी। मतलब बड़े बड़े जो भी काम है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे रोड लाइन में हो, सारे काम सरकार ने अपने हाथ में लिए। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत के अंदर जो भी काम किए जा रहे थे वो सारे सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किए जा रहे थे। और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर मतलब हमारी खुद की सरकारों के द्वारा ये किए जा रहे थे। 1991 के दौर को लेकर बात करनी है, और पिछली क्लास में हमने 1991 में आके इस कहानी को खत्म कर दिया था, छोड़ दिया था। 1991 का दौर क्या था और 1991 में भारत ने कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया। ये दौर कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, ये दौर था भारत के सम्मान का। यहाँ पे 1990 में की बात है। 1990 के अंदर क्या हो रहा था कि एक खाड़ी जो है, खाड़ी खाड़ी कहा जाता है, एक देश है इराक और कुवैत, दोनों देश हैं। एक है, वही पहना गया, एक है इराक, एक है कुवैत। ये दोनों देश हैं। इन दोनों देशों के मध्य लड़ाइयाँ हो रही थी। अब लड़ाइयाँ होने के कारण क्या हुआ कि जो पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ गई। और बढ़ने के कारण जो भारत के रुपये थे, तो डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया डॉलर का मुकाबला कर रहा था। देखो सोचो, अभी तो 86 रुपये है, लेकिन डॉलर की कीमत पहले भारत के रुपए के बराबर ही हुआ करती थी, थोड़ी ऊपर नीचे थी, ठीक है। तो उस वक्त जो पेट्रोल हम खरीदना चाहते थे वो डॉलर ज़्यादा थे, मतलब डॉलर में खरीदना पड़ रहा था, ये समझ लो आप, इतना महंगा पेट्रोल हो गया था। अब ऐसी स्थिति बनी भारत के सामने। एक तो दूसरी स्थिति थी कि भारत में ये पता लगने लगा कि भारत में पैसे खत्म हो रहे हैं। तो जो कर्जा भारत ने विदेशों से ले रखा था, वो लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे, क्योंकि देखो छोटी मोटी भी चीज़ हो दुनिया को पता चल ही जाता है। तो ये दौर जो आया, तो लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो दुनिया को पता चल गया कि भारत गरीब होने जा रहा है या भारत की अर्थव्यवस्था खत्म होने जा रही है। यहाँ पे कारण था कि हमने पूंजीवाद को नहीं अपनाया था, ठीक है, हमने पूंजीवाद को नहीं अपनाया था, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पे थी। यही लग रहा था दुनिया को। ये भी लग रहा था कि भारत फिर से गुलाम ना बन जाए, ठीक है, ये प्रोसेस थी। हमने यहाँ पे 67 लाख टन सोना गिरवी रख दिया था। 67 टन सोना, लाख नहीं, टन सोना गिरवी रख दिया था हमने। 67 टन सोना हमने गिरवी रखा था। कहाँ पे? ज्यूरिक बैंक के अंदर और लंदन के अंदर। और इस जो सोना था, इसको हमने पुलिस वैन के माध्यम से लेके गए, क्योंकि भारत को ना पता चल जाए कि हम भारत का सोना गिरवी रखने जा रहे थे। वहाँ पे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और वहाँ पे जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को विदेशों में भेजा गया, उनसे कहा गया कि आप पूंजीवाद के ऊपर साइन करके आओ। तो ये पूंजीवाद को जो अपनाने का दौर था हमारे सामने, ये 1991 का ही दौर था। तो खाड़ी के देशों में लड़ाइयाँ चल रही थी। दुनिया को, मतलब जितना भी कर्ज भारत को दे रखा था, अपना कर्ज वापस मांग रहे थे। कंपनियां भारत में आके रोज, मतलब अपना व्यवसाय शुरू करने को तैयार ही नहीं थी। उनको पता लग रहा था कि भारत अब खत्म हो रहा है, अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वहाँ पे व्यापार करने घाटे में जाएंगे हम। तो जो विदेशी कंपनियां थी भारत आना ही नहीं चाहती थी। ये स्थिति भारत में बन रही थी। आगे हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे सामने आता है 1991 का दौर। एल
एल पी और जी। LPG देखो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीजें हैं, ये इनको कहा जाता है। मतलब कि उदारीकरण का दौर। उदारीकरण का दौर मतलब कि एक ही शब्द में आप सीधा समझ जाओगे, स्वतंत्र। भारत का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा, हर व्यक्ति आजाद होगा, ये वो स्वतंत्रता नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि जो जरूरतमंद है उनकी मदद की जाएगी, ठीक है, उनको अगर फ्री में पैसे देने पड़े तो देने होंगे। क्या ये सबके साथ समानता का व्यवहार है? नहीं है। फिर उन कंपनियों का क्या होगा जो लाभ कमाना चाहती है? अगर सरकार उन जरूरतमंदों की मदद सरकार करेगी तो जो कंपनियां उनको लुभाना चाहती है वो सरकार के पास नहीं आएंगे। तो डेफिनेशन जो सरकार की अपनी स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, उससे काफी अलग है उदारीकरण। इस स्वतंत्रता के अंदर हमको ये बताया जाता है कि जो योग्यता है हमारी वो कैसी है। एक कंपनी, ये 1991 का जो दौर है ये यही दौर था। जो कंपनियां पहले भारत में कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती थी उनसे लाइसेंस पे साइन करवाए जाते थे, उनको लाइसेंस दिया जाता था। उसमें काफ़ी सारी शर्तें हुआ करती थी। काफ़ी मुश्किल होता था कि ये कंपनी सुचारू रूप से अपने दम पे चल सके, उसमें सरकार को लेकर ही चलना था, एक तरह से सरकार ही चल रही हो इस तरह चलती थी। लेकिन बाद में देखो, सरकार ही चल रही है तो मतलब लोगों के कल्याण के लिए काम हो रहा है, सीधी बात है। तो ना तो उनमें प्रतिस्पर्धा आप कर सकोगे, ना आप आपकी जो एबिलिटी है वो उसका कोई ध्यान रखा जाएगा। आपकी कितनी भी योग्यता हो इस फर्क नहीं पड़ता है, लोगों की मदद होनी ही चाहिए, यही चीज़ थी। लेकिन बाद में जब इसको स्वतंत्र कर दिया गया तो प्रतिस्पर्धा होने लगी यहाँ पे। प्रतिस्पर्धा होने लगी, यहाँ पे ज्ञान की बात होने लगी। ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान का जुड़ाव कैसे है, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। LPG जो हमने 1991 में जो लागू किया था उसका। देखो, ज्ञान मतलब योग्यता, सीधा संबंध है ज्ञान से। आपके पास कंप्यूटर है, आप लेके आए, आपको नहीं चलाना आता है तो क्या मतलब है? लेकिन आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, आप सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर को चुनोगे या सर्वश्रेष्ठ आप सॉफ्टवेयर को चला सकते हो उन लोगों को चुनोगे, तो क्या करेगा वो आपके लिए कंप्यूटर को अच्छे से चला पाएगा। जब वो आपके कंप्यूटर को अच्छे से चला पाएगा तब उसके सामने जो जानकारी निकल के आएगी, मुझे बताइए कितनी खतरनाक जानकारियाँ उसके सामने निकल के आएगी। वो कहाँ कहाँ की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकेगा, इंटरनेट के माध्यम से कर लेगा बिल्कुल ही। अब जिसको नहीं चलाना आता है या जिसके पास कम पैसे हैं, अगर वो किसी व्यक्ति को चुनेगा भी तो भी इतने अच्छे इंजीनियर को या इतने अच्छे सॉफ्टवेयर करता को थोड़ी चुन पाएगा क्या, जो वो इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करे या बताए। तो यही होती है योग्यता, कि आपके पास ज्ञान कितना है और ज्ञान के आधार पर आपने पैसे देना शुरू किया। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, जो प्राइवेट अस्पताल की हमने बात की, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जितना बेहतर आप कर पाओ, जितना बेहतर आप बता पाओ, जितना बेहतर आप समझा पाओ, यही होती है आपकी योग्यता। और इसी योग्यता के आधार पर एक चीज और हमारे निकल के आई, नवाचार। जितना बेहतर वो काम करेगी, जितना बेहतर वो समझाएंगे और जितना बेहतर लोगों को लुभाने का काम करेंगे, उतना ही ज्यादा उनको क्या होगा, लाभ होगा। जितना उनको लाभ होगा वो उतने ही नई चीजें खरीद पाएंगे या नई चीजों का आविष्कार या निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। जैसे पहले जो माचिस की तीलियां थी वो किस प्रकार से आती थी, अब आप देख रहे हो कि माचिस की तीलियां किस प्रकार से बन बन के आ रही है। जैसी आप बनाना चाहते हो बना, मतलब विनिर्माण के साथ हमने उसी विनिर्माण को काफी सारे भागों में एक ही चीज को लेकर बांट दिया। ये होता है लाभ का कार्य, और इसी लाभ से निकलेगा नवाचार। आपको कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है, आप निवेश कर रहे हो, आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर आप नवाचार थोड़ी लेके आओगे, कहाँ से लेके आओगे? तो आपको लाभ कमाना है, आपको आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी बतानी है। और ये सारी चीजें जब बताएंगे, ये कब बता पाएंगे आप? जब बता पाएंगे जब आपको अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा। मतलब आपको सरकार कहेगी आप चाहिए, आप पैसे कमाइए, आप लाभ कमाइए, जब आप कमा लो, जब आप अंतिम वस्तु तैयार कर लो, तब उस पे हम आपके टैक्स लगा देंगे, जैसे कि हमारी GST, ठीक है। मतलब कि लास्ट में GST लगाई जाती है, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो कंपनियों को आजाद कर दिया गया। क्या कहा गया? स्वतंत्रता। क्या कहते हैं इसको? उदारीकरण। उदारीकरण।
प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। एक बार ये जानकारी लिखो, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इन तीनों को लिख के फिर ये स्वतंत्रता लिखना, और इसमें कंपनियों को योग्यता के आधार पर छूट दे दी गई, लाइसेंस राज्य को समाप्त कर दिया गया, प्रतिस्पर्धा होने लगी, ज्ञान की बात होने लगी, नवाचार के साधन आने लगे और लाभ के लिए कंपनियां काम करने लगी। ठीक है, अब आगे समझना है इन चीजों को। हमने यहाँ तक देखा, देखो एक ही सीधा सवाल है, उसका आंसर आपके पास है, अभी आपको मिल गया। पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुआ करती थी? बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, उन पे सरकार का नियंत्रण रखा जाता था। सरकार का नियंत्रण कैसे रखा जाता था? कोई कंपनी है, पैसे कमा रही है, लाभ कमा रही है, ठीक है, ज्यादा पैसे कमा रही है, लाभ कमा रही है, सरकार तुरंत उन पर रोक लगा देती थी, या उनको मतलब पार्टनरशिप करने के लिए बोल देती थी। कारण क्या था? सरकार को हमेशा डर रहता था कि ये कंपनियां फिर से लोगों का शोषण न करने लग जाए। तो ये बंद अर्थव्यवस्था और ये नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था, ये चीजें हैं, इसका ध्यान रखा जाता था। लेकिन 1991 के दौर ने इन चीजों ने हमको बर्बाद ही कर दिया बिल्कुल ही। यहाँ पे लगने लगा कि जो हमारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था है वो टिकाऊ नहीं है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा। और वहीं से हमने सीख ली, और सीख लेने के बाद हमने 1991 से हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया, और हमने वैश्विक स्तर पे ये काम किया। फिर से वैश्विक जो स्तर पे से हमने काम किया, उसका क्या नतीजा हुआ कि विश्व में जो कंपनियां हैं, दुनिया की जो कंपनियां हैं, फिर से भारत में आने लगी। भारत ने अपने ज्ञान का भंडार खोल दिया एक तरीके से। अब देखो, हमने पिछली बार भी ये बात की थी कि दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, उनको चाहिए होते हैं सस्ते लोग, सस्ते हों, टिकाऊ हो। और भारत के अंदर अंग्रेज रहे थे, अंग्रेजी सीखी जा चुकी है। जो अंग्रेज थे उनकी किताबें, ब्रिटेन वाली किताबें पढ़ी जा चुकी थी, ठीक है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो भारतीय कर सकते थे। भारतीयों के पास टैलेंट था, लेकिन भारतीयों के पास वस्तुएं नहीं थी, भारतीयों के पास कंपनियां नहीं थी कि वो टैलेंट को अपना उन कंपनियों में बता सके। तो क्या हुआ कि दुनिया ने इस ज्ञान को चुराने का काम किया एक तरीके से। समझना इस चीज को, एक चुराने का काम किया। 1991 का दौर हमें भी यही चाहिए था कि कैसे भी करके हमारे देश को फिर से खड़ा किया जाए, क्योंकि हमारा देश का सोना गिरवी रखा जा रहा है, मतलब हमारा आत्मसम्मान गिरवी रखा जा रहा था। ऐसे दौर में हमने अपने ज्ञान को बेचा, और ज्ञान को बेचने से जो हमको मुनाफा हुआ, उसी से हमारी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आने लगी थी। सबसे बड़ा जो ज्ञान है, अब ज्ञान क्या होता है? एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, और एक होता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आप वस्तुओं को छू सकते हो, आपने आलू उगाया, आलू को आप छू सकते हो। द्वितीय क्षेत्र में आपने चिप्स बनाए, आप चिप्स को भी छू सकते हो। तृतीय क्षेत्र के अंदर आप देखो, किसको छूओगे आप? आपने चिप्स को इधर से उधर लेके गए, तो आप तो वस्तुओं को लेके जा रहे हो, लेकिन आप इधर से उधर लेके जा रहे हो, तो आप उन चीज़ों को छू नहीं सकते हो, आप सिर्फ सलाह दे सकते हो। एक डॉक्टर ने आपकी बीमारी के लिए टेबलेट लिखी, जब आप टेबलेट लोगे तो वो तो वस्तु हो गई, लेकिन जो सलाह आपको दी गई, क्या उस सलाह को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। तो जो ज्ञान है हमारा, वो कौन सा है? वो है तृतीय क्षेत्र। शानदार क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि जो तृतीय क्षेत्र है वो मूर्त होता है या अमूर्त होता है? मूर्त का मतलब, जो आप मूर्तियों से समझ लो कि जिन मूर्तियों को आप छू सकते हो वो मूर्त हो गई, जिनको नहीं छू सकते वो अमूर्त हो गई, मूर्ति नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की हमने बात की। देखो, अब 1991 के बाद कैसे दौर बदला, जो 3 पॉइंट है, उसके बाद हम हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। पहला है कि स्वामित्व के प्रकारों में विविधताएं आई। इसके बाद संयुक्त क्षेत्र था, संयुक्त मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। मारुति उद्योग, ठीक है, सरकार की पार्टनरशिप और प्राइवेटाइजेशन। वो शुरुआत में मारुति उद्योग के अंदर सरकार ने काफी ज्यादा योगदान दिया था, इसलिए हमने नाम लिया। और कुछ बंदरगाह जहाँ पे सरकार का भी नियंत्रण होता है और कंपनियों के हाथों में भी होता है। सरकारी क्षेत्र, अभी ऐसे क्षेत्र होते हैं, देखो
जहाँ पे सरकार नहीं खोलती, लोग खुद ही खोल लेते हैं, फिर मुनाफा भी कमा लेते हैं और काम सहकारी क्षेत्रों के नाम से हो जाता है। जो आपके इलाकों में चीज़ें होंगी तो आपको अच्छे से पता है। उसके बाद है पीपीपी मॉडल, इसको समझना। टोल रोड, एयरपोर्ट, ये चीज़ें और टर्मिनल, ये वो जो एयरलाइन टर्मिनल होते हैं वो। टोल रोड है सरकार, रोड किसका? सरकार का। रोड का बनाने का ठेका किसको दिया? प्राइवेट कंपनी को दिया। तो फिर टोल कौन लगाएगी? प्राइवेट कंपनी लगाएगी। कब तक लगाएगी? जब तक वो मुनाफा वापस कमा ना लिया जाए। लेकिन इसमें भी पार्टनरशिप होती है, तो टोल खत्म ही नहीं हो रहे। हमारे देश में कितने टोल चल रहे हैं, कब खत्म हुए क्या? बंद ही नहीं हो रहे, चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है सार्वजनिक और निजी भागीदारी, पार्टनरशिप वाला पीपीपी मॉडल। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? कुछ समझ में आया या नहीं आया? इकोनॉमिक्स से थोड़ी धीरज के साथ ही पढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।